एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भिवंडी, जहां पर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को भिवंडी से कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago people from Africa came to India, भारत of that time। फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पैस्टोरलिस्ट कहते हैं, और चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। कभी इतनी महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी, और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्टी आपके कदमों में डाली। आपको देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 साल में बहुत बड़ा काम कर दिए। फिस्कल डेफिसिट 40 साल में सबसे ज्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन 20 साल में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की, खवातीन का वुमेन फोर्स है, उसमें कमी आई है। 10% से कम महिलाएं काम कर रही है भारत में। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 साल का जश्न बीजेपी मना रही है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो $640 बिलियन से $595 बिलियन पर आ गए? कौन जिम्मेदार है इसका? FIS, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स 22% से 19% पे आ गए इंडियन स्टॉक्स के। कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रघुवर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? गाड़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है?
सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को बदलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के खैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? और 8 साल का जश्न मना रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया, तो कल एक टिकटॉक एक टीवी के स्टार को गोली मार दी गई, कौन जिम्मेदार है? एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने झूठी पिक्चर को बना दी जज्बात में और नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? मिला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे हैं ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना, नहीं तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है, कहां है, कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए, तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में, मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए, बोले मुझे नीचे जाके 2 कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फ़ोन डिपॉजिट कर दो, फ़ोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई, फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली करीब करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी, अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इस पे तो केस नहीं बुक हो सकता ना, जाओ बुक कर लो शाहजहां पे, मुमताज पे, मुझे क्या करना है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं, उसको बुक करो आप। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा,
टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मुझे जिस बात का अंदेशा है कि अगर इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से रुस्वा किया जाएगा, तो फिर ये जो नौजवान जो आज भारत में खास तौर से दलित और मुसलमान नौजवान हैं, अगर उनका एतमाद जमहूरियत से, लोकशाही से अगर कम हो जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, वो घरों में जाकर अपने बैठ जाएंगे और दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान जो कल इस देश का मुस्तकबिल इनके कंधों पर रहेगा, वो मायूस होकर, रुस्वा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, अपने दरो दीवार को बंद कर लें, अपने दिमाग को सोचने की और तमीज पर जोर ना डालें और बंद कर लें अपने दिमाग को। वो हमारी जमहूरियत के लिए खराब दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, जमहूरियत है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज ए विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। दिस इज ए विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा आज। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अंबेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इंफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी के अवाम, भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में। इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको जवाब नहीं देगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। तो काफी तल्ख अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आप देख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को। हम लौटते हैं फौरन, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।